So hello students, welcome to Scholars Institute. I am मोहम्मद अमन एच सिद्दीकी। आज बेटा हम क्लास 9 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है मोशन। ठीक है। अब मुझे पहले ये बताओ, ये वर्ड का मीनिंग क्या होता है बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय मोशन? जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है विथ रिस्पेक्ट टू सम टाइम, तो उसको हम मोशन बोलते हैं। कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करता है विथ रिस्पेक्ट टू सम टाइम टी, तो उसको हम बोलते हैं मोशन। ठीक है। तो ये मोशन का बेसिक मीनिंग आपको याद रहना चाहिए। अच्छा देखो, कभी भी जब हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं ना बेटा, हम हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मूव करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर, आप एक डायग्राम देख पा रहे होगे। जैसे यहाँ दिख रहा है कि एक कार है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट में मूव कर रही है। ठीक है, इन समथिंग टी सेकेंड। ठीक है, या यहाँ दिया है आफ्टर 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड में ए पॉइंट से बी पॉइंट में कार मूव की। तो कभी भी याद रखो, जब हम मूव करना स्टार्ट करते हैं तो हम हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। अब रेफरेंस पॉइंट क्या होता है बेटा? रेफरेंस पॉइंट एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता है, ऐसा ऑब्जेक्ट जो परमानेंट है, जो मूव नहीं हो सकता। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि आप रेलवे स्टेशन जा रहे हो। ठीक है, आप रेलवे स्टेशन जा रहे हो, तो आपका दोस्त सबसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा? अरे भाई, रेलवे स्टेशन तो जा रहे हो, लेकिन कहाँ से जा रहे हो? आप अपने घर से जा रहे हो, कि अपने स्कूल से जा रहे हो, कि कहीं फ्रेंड के घर से जा रहे हो? राइट। तो ये हो गया रेफरेंस पॉइंट बेटा। आपका जो घर हो गया ये रेफरेंस पॉइंट हो गया, आपका फ्रेंड का घर रेफरेंस पॉइंट हो गया, आपका जो स्कूल हो गया वो रेफरेंस पॉइंट हो गया। जैसे यहाँ पर देखो, कार ए से बी पॉइंट में मूव कर रही है, तो उसके लिए ये हाउस या ये जो ट्री है ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, यानी ये मूव नहीं कर सकते, तो ये इसके रेफरेंस पॉइंट हो जाएंगे। यानी कि जब भी हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करते हैं, हम कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मूव करते हैं, हमको बताना पड़ता है। अगर मैं आपको बोलूंगा कि आप रेलवे स्टेशन जा रहे हो, तो ये एक अधूरी सी स्टेटमेंट होगी। लेकिन मैं अगर ये बोलूंगा कि आप अपने घर से रेलवे स्टेशन जा रहे हो, तो हमको एक आइडिया हो जाएगा, हाँ भाई ये अपने घर से रेलवे स्टेशन जा रहा है, तो हमें एक डिस्टेंस का मेजर आइडिया हो जाएगा कि कितने दूर वो जाएगा। ठीक है। तो कभी भी अगर एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करता है, तो हम उसको एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बोलते हैं। ठीक है। कुछ ये बोल्ड पॉइंट्स की जो डेफिनेशन है ये मैं रीड करता चलता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। इफ अ बॉडी मूव्स फेयरली फास्ट, then its movement can be observed easily, but if a body moves very slowly, then it becomes difficult to observe its movement immediately. अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत फास्ट चल रहा है तो आपको दिख जाएगा कि वो चल रहा है, और अगर वो बहुत स्लो चल रहा होगा तो आपको इतने इजीली ऑब्जर्व नहीं होता है कि वो ट्रेवल किया है भी है कि नहीं। बोलने का मतलब ये है, जैसे आपके सामने स्क्रीन में ये कार दिख रही है आपको, तो आप इजीली बोल सकते हो कि ये कार ए पॉइंट से बी पॉइंट में मूव करती। क्यों? क्योंकि पहले ये रेफरेंस पॉइंट में खड़ी थी, और जब हम बी पॉइंट में देख रहे हैं कि इसका जो रेफरेंस पॉइंट है काफी दूर जा चुका है, ठीक है, घर से आगे निकल गई है, तो हम बोलेंगे कि हाँ ऑब्जेक्ट मूव कर गया है। अगर मैं बोलूंगा ये कार चल रही है और यहाँ पर धीरे 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 यहीं खड़ी है, तो आप जज नहीं कर पाओगे, बोलोगे अरे यार पहले भी घर के सामने खड़ी थी, अभी भी घर के सामने खड़ी है। राइट। तो ये चीज उसमें समझाई हुई है। खैर, ये एकदम बेसिक सी बात थी कि मोशन क्या होता है, जिसके बारे में मैंने आपको अभी समझाया। अब हमारा फर्स्ट टॉपिक है बेटा इस चैप्टर का, जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो ये बहुत ही सिंपल से वर्ड है जिसमें बहुत सारे बच्चे जबरदस्ती के कंफ्यूज होते हैं। तो देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। तो फिजिक्स में ना बेटा दो क्वांटिटी होती है। एक क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी, और एक होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। एक होता है आपका स्केलर क्वांटिटी और एक होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। अब देखो, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को बोलते हैं बेटा जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। अब मैं आपको ना इसको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे मान के चलो, आपने बोला कि मैं अपने घर से रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ 40 की स्पीड में। आपने बोला कि आप अपने घर से रेलवे स्टेशन जा रहे हो 40 की स्पीड में। ठीक है, 40 की स्पीड में। तो देखो, आप यहाँ पर ध्यान से देखो
क्या आपने कभी यहाँ पर डायरेक्शन मेंशन किया क्या बेटा? यहाँ पर कोई भी आपने डायरेक्शन मेंशन किया क्या? नहीं किया ना। आपने बस इतना बोला कि मैं घर से रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ 40 की स्पीड में। हमने उनको ये नहीं बताया कि हम नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं कि ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं कि वेस्ट में जा रहे हैं कि साउथ में जा रहे हैं। तो जहां पर हम डायरेक्शन को मेंशन नहीं करते उस क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जो क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड या सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पे डिपेंड करती है उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, राइट। और फिर जो क्वांटिटी बेटा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करती है उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। सपोज अगर आपने बोले कि मैं 40 के स्पीड से घर से रेलवे स्टेशन जा रहा हूं इन नॉर्थ डायरेक्शन, इन नॉर्थ डायरेक्शन। अब यहाँ पर देखो फर्क क्या है दोनों में, यहाँ पर डायरेक्शन मेंशन नहीं किया था और यहाँ पर डायरेक्शन मेंशन किया हुआ है। तो अगर डायरेक्शन मेंशन किया है तो हम इसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी बेटा? जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करती है उसको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। खैर इस स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का डेफिनेशन एग्जांपल्स मैं आपको फिलहाल बाद में लिखवाऊंगा। अभी मैं आपको बस इतना समझाना चाह रहा था कि फिजिक्स में जो जितने भी टर्म्स हम आगे पढ़ने वाले हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये जो टर्म्स है ना बेटा ये इसी के बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। एक डिस्टेंस पे डिपेंड, एक डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा और एक डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। जैसे पहला टर्म हमने अभी हेडिंग देखा था डिस्टेंस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो याद रखो ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये जो डिस्टेंस है ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है का मतलब ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया कि वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। चलो अब एक एक करके सीखते हैं हम सारी चीजें। फिलहाल इसको मैं आपको डिटेल में आगे पढ़ाने वाला हूं। अभी मैंने आपको एक बेसिक सा आइडिया दे दिया ताकि आपको ये समझ में आए कि क्यों हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पढ़ रहे हैं। तो देखो टॉपिक है बेटा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो एक एक करके हम समझते हैं डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो पहले ये समझो डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस क्या होता है? तो बेटा देखो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई डिस्टेंस क्या है तो आप सिंपल वर्ड्स में आप ये बोल सकते हैं कि भाई डिस्टेंस टोटल ट्रेवल को बताता है। तो डिस्टेंस क्या होता है बेटा? डिस्टेंस होता है टोटल ट्रेवल। डिस्टेंस आपको क्या बताएगा कि एक ऑब्जेक्ट टोटल कितना चला है बेटा। एक जगह से दूसरे जगह जाने में एक ऑब्जेक्ट टोटल कितना चला है ये आपको बताता है डिस्टेंस। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? अच्छा याद रखना हर एक चीज को मेजर करने के लिए बेटा एक स्पेसिफिक यूनिट होती है, राइट। जैसे कि टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड है, आर है, मिनट है। वैसे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डिग्री सेल्सियस है, केल्विन है, फ़ारेनहाइट है। वैसे ही डिस्टेंस को भी मेजर करने के लिए बहुत सारे यूनिट है, मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, किलोमीटर है, डेसीमीटर है, ठीक है। तो बहुत सारे यूनिट है डिस्टेंस को भी मेजर करने के लिए। ऐसा यूनिट क्या होता है? एसआई का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, यानी कि जो इंटरनेशनली फॉलो किया जाता है उसको हम एसआई यूनिट बोलते हैं। और ज्यादातर हम जितने भी न्यूमेरिकल्स बनाएंगे या जो डिस्टेंस के कैलकुलेशंस करते हैं वो एसआई यूनिट पे ही करते हैं। एसआई का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, ठीक है। तो डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है बेटा वो होता है मीटर। डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर, ये याद रखना। और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगी, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन। ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है बेटा? डिस्टेंस इज नथिंग बट अ टोटल ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर और इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब डिस्टेंस को थोड़ा सा विजुअली समझते हैं।
एकदम देख करके हम समझते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। तो अब एक काम करता हूं, मैं सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान के चलो, देखो सपोज करो ये एक ट्रायंगुलर फील्ड है बेटा, ये एक ट्रायंगुलर फील्ड है। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ठीक है, इस ट्रायंगुलर फील्ड में यहां पर एक पर्सन खड़ा हुआ है। इस ट्रायंगुलर फील्ड में यहां पर एक पर्सन खड़ा हुआ है जो पहले सी से बी गया, सी से बी गया 1 मीटर, और फिर बी से ए गया 1 मीटर। सी से बी गया 1 मीटर, बी से ए गया 1 मीटर, राइट। तो अगर अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ इसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप क्या जवाब दोगे कि भाई ये 1 मीटर यहां से यहां आया, 1 मीटर यहां से यहां आया। और डिस्टेंस का मतलब हमने क्या पढ़ा, इट इज नथिंग बट टोटल ट्रेवल। तो ये पर्सन टोटल कितना चला बेटा, तो ये पर्सन चला 1+1। तो कितना मीटर ट्रेवल किया इसने, 2 मीटर ट्रेवल किया। तो ये होता है डिस्टेंस का मीनिंग। हमको ये नहीं देखना है कि पर्सन कहां से चल रहा है, क्या चल रहा है। आपको पोजीशन दे दिया, सी से बी गया, बी से ए गया, जस्ट उसको ऐड कर दो, वो आपका डिस्टेंस आ जाएगा कि वो टोटल डिस्टेंस कितना चला, वो 2 मीटर आपका टोटल डिस्टेंस चला। आया समझ में। मैं एक और एग्जांपल अपने तरफ से आपको देता हूं। मान के चलो एक पर्सन चल रहा है रोड में, वो पहले यहां से यहां गया, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट में आया, फिर बी से सी नीचे चला गया, फिर सी से डी इधर चला गया, राइट। ए से बी इधर गया, बी से सी इधर गया, सी से डी इधर चला गया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये कितना डिस्टेंस चला है, मान के चलो ए से बी है 1 मीटर, बी से सी है आपका 1 मीटर, और सी से डी है आपका 2 मीटर। ठीक, तो अगर अब आपसे कोई पूछेगा कि डिस्टेंस कैलकुलेट करो, तो डिस्टेंस को बेटा, अच्छा एक चीज और मुझे आपको बतानी थी, डिस्टेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो कभी कभी एस से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इट डिपेंड्स, या तो डी से किया जाता है या तो एस से किया जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर मैं बोलूंगा कि इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करो कि ए से डी जाने में ये पर्सन टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ए से डी, यानी ए से ये पूरा डी, ए बी सी डी जब ये ट्रेवल किया है तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो कैसे निकालोगे बेटा, आप क्या करोगे, जितना वो चला है, जितना भी वो डिस्टेंस, जितना वो चला है पॉइंट बाय पॉइंट, सारों को ऐड कर दो एक साथ। अब जैसे ए से बी 1 मीटर गया, प्लस बी से सी 1 मीटर आया, प्लस सी से डी 2 मीटर आया, तो हर एक को ऐड कर दो। तो बोलो कितना हो जाएगा, 2+1 3, 3+1 4। तो टोटल डिस्टेंस वो कितना ट्रेवल किया, 4 मीटर। क्लियर है। तो डिस्टेंस बहुत इजी है, बिल्कुल भी ज्यादा हार्ड नहीं है समझने के लिए। बस डिस्टेंस का हमको मीनिंग याद रखना है कि डिस्टेंस क्या होता है, टोटल ट्रेवल। एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह टोटल कितना चला, इट इज नथिंग बट अ डिस्टेंस। ठीक, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी डायरेक्शन, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक, अब अगर मैं आपसे एक और चीज पूछूं, अब एक काम करते हैं, सर्कुलर ट्रैक का भी मैं यहां पर आपको एग्जांपल कवर अप करवाता चलता हूं। सपोज एक सर्कुलर ट्रैक है बेटा, दिस इज अ सर्कुलर ट्रैक। देखो यहां पर ध्यान से, दिस इज अ सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक है ये। अब देखो इस सर्कुलर ट्रैक में सपोज ये स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एथलीट है जो यहां से दौड़ना चालू कर रहा है बेटा। ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक है और एक एथलीट है जो यहां से दौड़ना स्टार्ट कर रहा है, और यहां से दौड़ के ये पूरा एक राउंड उस कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, ये सर्कुलर ट्रैक है, एक एथलीट है जो यहां से दौड़ना स्टार्ट कर रहा है और ये पूरा राउंड को कवर अप कर रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ भाई ये एथलीट अगर ये सर्कुलर ट्रैक पूरा एक कवर करता है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मुझे क्या जवाब दोगे आप लोग। तो ध्यान से देखो, ये बेसिक सा कंसेप्ट है जो हम क्लास 8 में पढ़े हैं। अगर हमको सर्कल की लेंथ निकालनी होती है बेटा, अगर हमको सर्कल की लेंथ निकालनी होती है, तो लेंथ ऑफ अ सर्कल क्या होता है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ सर्कल। अगर आपसे कोई पूछेगा कि लेंथ ऑफ सर्कल निकालो, तो लेंथ ऑफ सर्कल क्या होता है, इट इज नथिंग बट सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल।
तो ये ध्यान रखना कि लेंथ ऑफ सर्कल इज नथिंग बट अ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है, दैट इज 2πr, राइट और नॉट। तो अगर ये एथलीट यहां से चल के पूरा एक राउंड कवर किया है बेटा, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो 2πr के जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। व्हाई? बिकॉज ये सर्कल की जो टोटल लेंथ है, इस सर्कल की यहां से यहां तक की जो टोटल लेंथ है वो कितना है आपकी 2πr। क्लियर है? तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा 2πr। अगर वो एक कंप्लीट सर्कल, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए, या वन कंप्लीट ट्रैक के लिए भी बोल सकते हो। और अगर हाफ रिवॉल्यूशन हुआ तो बेटा, अगर हाफ रिवॉल्यूशन हुआ क्या, तो क्या हो जाएगा, जस्ट इसका आधा। सपोज यहां से दौड़ना स्टार्ट किया और आधा ही सर्कल कवर अप कर पाया, यहां से दौड़ना चालू किया और आधा ही सर्कल कवर अप कर पाया, तो इसका क्या हो जाएगा πr। जस्ट इसका हाफ, 2πr का हाफ कितना हो जाएगा πr फॉर हाफ रिवॉल्यूशन। ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा। एनसीईआरटी में भी सर्कुलर ट्रैक के न्यूमेरिकल्स हैं, तो उस न्यूमेरिकल को करने के लिए हमको ये बहुत काम आएगा। और ये न्यूमेरिकल सेपरेट सिर्फ डिस्टेंस के लिए नहीं पूछेगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए एक साथ पूछता है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर आपको डिस्टेंस की अच्छी सी कहानी, स्टोरी बता दी, और मेरे ख्याल से ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या होता है डिस्टेंस। तो मैं एक बार सम अप कर देता हूँ। डिस्टेंस क्या होता है बेटा, डिस्टेंस इज नथिंग बट टोटल ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर। ठीक, एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, मीटर। और इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। और अगर किसी भी न्यूमेरिकल में आपको डिस्टेंस निकालने बोला है, तो आप बस ये देखो कि वो टोटल कितना चल रहा है। जितना वो टोटल चलेगा उतना ही उसका क्या होगा, डिस्टेंस होगा। चाहे वो ट्रायंगुलर ट्रैक रहे, चाहे वो जिगजैग वाला रहे, चाहे वो सर्कुलर रहे, हमको बस ये देखना है कि टोटल वो कितना चल रहा है। अगर सर्कुलर ट्रैक का केस है, तो एक कंप्लीट चक्कर अगर वो कंप्लीट करता है तो वो हो जाएगा 2πr। और अगर मान के चलो हाफ अ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो वो हो जाएगा आपका πr। करेक्ट है? तो होपफुली आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो चलो फट से हम नेक्स्ट टॉपिक में आगे आते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा डिस्प्लेसमेंट। नाउ ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो बहुत सिंपल सी चीज है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट को किसी को समझाना है, तो आप बहुत ही इजी वे में ये बोल सकते हो कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज अ शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, इट इज अ शॉर्टेस्ट पॉसिबल path between its initial point to final point। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो इट इज अ शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बिटवीन इट्स इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इसको मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से। चलो अगेन इसका एग्जांपल से पहले इसको हम समझते हैं बेटा कि ये डिस्प्लेसमेंट है क्या भाई, है क्या, क्या बोल रहा है ये, डेफिनेशन क्या बोलना चाह रहा है। देखो मान के चलो अगर ये आपका ट्रायंगुलर फील्ड है, ये है आपका पॉइंट ए, ये है आपका पॉइंट बी, और ये है आपका पॉइंट सी, और आप यहां पर खड़े हो। सेम एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पर आप खड़े। चलो अब देखो सपोज बेटा ये बी से सी ट्रेवल किया होगा, लेट इट बी 6 मीटर, और बी से ए ट्रेवल किया होगा, लेट इट बी 8 मीटर। ठीक है, सपोज करो बी से सी ट्रेवल किया होगा 6 मीटर और बी से ए ट्रेवल किया होगा 8 मीटर। ठीक, अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इस कंडीशन में ये पर्सन का डिस्प्लेसमेंट बताओ, अब ये डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है आपसे। डिस्टेंस पूछता तो आप क्या बोल देते, 6 + 8 बोल देते, तो आप फट से बता देते कि हाँ भाई 14 मीटर ट्रेवल किया है। तो ये अब ये डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है ये हमसे, अब हमसे क्या पूछ रहा है बेटा, डिस्प्लेसमेंट।
तो जस्ट इसकी डेफिनेशन को हम इस एग्जांपल में पुट करके देखते हैं। देखो डेफिनेशन क्या बोलता है हमको, डेफिनेशन ये बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बिटवीन इट्स इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, सबसे छोटा रास्ता उसके स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर उसके एंडिंग पॉइंट तक। अब इसको समझो, ये जो पर्सन है ये पहले सी से बी ट्रेवल किया और उसके बाद बी से ए ट्रेवल किया बेटा। तो अब पहले ये देखो ये स्टार्ट कहां से किया, ये सी से स्टार्ट कर रहा है ना। अगर ये सी से स्टार्ट कर रहा है तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे इसका इनिशियल पॉइंट, इस पॉइंट को हम बोलेंगे इसका इनिशियल पॉइंट। क्यों? क्योंकि यहीं से चलना स्टार्ट कर रहा है और फिर चलते 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 सी से बी गया और फिर बी से फाइनली आते आते ए पे आ गया। अब वो जैसी ए पे आया इसका मतलब ये यहां रुक गया, तो ये इसका पॉइंट क्या हो गया बेटा, ये इसका फाइनल पॉइंट हो, राइट। ये इसका इनिशियल पॉइंट हो जाएगा और ये इसका यहां से चलते 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 फाइनली थक के बेचारा यहां रुक गया है, तो ये इसका फाइनल पॉइंट हो गया। अब हमको ये बोल रहा है कि इसके इनिशियल पॉइंट और इसके फाइनल पॉइंट के बीच में सबसे छोटा रास्ता बना दो। तो अब तुम बताओ भाई, अब तुम देख रहे हो ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट है। अब तुमको बोलेगा कि भाई इसमें एक सबसे छोटा रास्ता बना दो, चाहे उसमें बिल्डिंग हो, कुछ हो, कुछ भी हो, हम सब तोड़ डालेंगे, हमको सबसे छोटा रास्ता बनाना है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में। तो अब तुम बताओ बेटा, अगर मुझे ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में सबसे छोटा रास्ता बनाना है तो सबसे छोटा रास्ता कौन सा बनेगा? क्या यही वाला रास्ता बनेगा सबसे छोटा? बोलो राइट और नॉट। ठीक है, अगर मुझे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में कोई सबसे छोटा रास्ता बनाना है तो इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। कभी भी एक ऑब्जेक्ट कहीं पर भी चले जाए, अगर आपको सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ निकालना है बिटवीन इट्स इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, आप एक सीधी लाइन खींच दो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से, वही सबसे छोटा रास्ता होगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा? इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा AC। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? AC। व्हाई AC? बिकॉज इट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बिटवीन इट्स इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। अब रही बात AC को कैलकुलेट करने की, तो AC को कैसे कैलकुलेट करेंगे? सपोज अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपने बहुत अच्छे से क्लास 8th में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बेटा? पाइथागोरस थ्योरम हमको ये बोलता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू परपेंड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो पहले ये बताओ हाइपोटेनियस क्या होता है? 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाले साइड को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो जस्ट इसके सामने वाले साइड को देखोगे ध्यान से तो इसको हम हाइपोटेनियस बोलेंगे। ये जो इसके बाजू में ये जो सीधी दिख रही है आपको, इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। और ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, ये इसको हम बोलेंगे बेस। ठीक है बेटा, तो अब बताओ पाइथागोरस थ्योरम हमको क्या बोलता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। चलो भाई फिर करते हैं सॉल्व। हाइपोटेनियस क्या है? AC। AC हमको निकालना है, AC का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू परपेंड का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस उसके बेस का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर। तो बताओ क्या आ जाएगा? AC का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 8 का स्क्वायर हो गया 64, 6 का स्क्वायर हो गया 36। तो बताओ AC का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 64 प्लस 36 कितना हो गया? 100। तो अब ये स्क्वायर इधर ट्रांसफर होगा तो स्क्वायर रूट बनेगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 100, तो AC कितना हो जाएगा बेटा? AC हो जाएगा आपका 10 मीटर, राइट और नॉट? ठीक है, तो AC आ गया 10 मीटर। तो बिल्कुल भन्नाट तरीके से हमने AC भी निकाल लिया है, तो AC हो जाएगा आपका 10 मीटर। ठीक, एकदम स्टाइलिश वे में हम AC भी निकाल लिए हैं। अब अपना A भी पता चल गया था, BC पता चल गया, हमने पाइथागोरस थ्योरम से, जो कि बहुत ही बढ़िया थ्योरम है एक, ठीक है, उससे हमने फटाक से AC निकाल लिया, दैट इज 10 मीटर।
ठीक। अब अगर कोई पूछेगा डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो हम बोलेंगे एकदम शान से बोलेंगे हाँ भाई डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 10 मीटर होगा। क्यों? क्योंकि वो सबसे छोटा रास्ता होगा उसके इनिशियल पॉइंट और उसके फाइनल पॉइंट के बीच में। तो जब भी आपसे कोई डिस्प्लेसमेंट के बारे में कहानी पूछे तो आप उसको हमेशा ये बताना कि भाई इट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बिटवीन इट्स इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। और अगर डिस्प्लेसमेंट आपको कैलकुलेट करना है तो एक स्ट्रेट लाइन खींच दो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच में, और वो ही उसका सबसे छोटा रास्ता होगा। इज दैट क्लियर टू यू? मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ और चीजें जान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, ये तो मैंने आपको न्यूमेरिकल वे में समझा दिया। डिस्प्लेसमेंट का एक सबसे अच्छी चीज जो उसके बेसिक्स हैं वो आपको याद रखो। एक तो इसका डेफिनेशन ये हो गया, ठीक, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बेटा। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट की बात करूं तो सेम होता है, जो डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है वही डिस्प्लेसमेंट की भी एसआई यूनिट होती है। तो इसका एसआई यूनिट होता है मीटर। सेम, इसमें कोई फर्क नहीं है, जो डिस्टेंस की एसआई यूनिट हुई है वही डिस्प्लेसमेंट की भी एसआई यूनिट होती है। और ये कैसी क्वांटिटी होता है बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। वेक्टर क्वांटिटी होगा क्या, इसका मतलब क्या हो गया, ये डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है ये डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। अगर डायरेक्शन चेंज होता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो जाएगा। ये आगे जाके जब हम क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे वहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे डायरेक्शन चेंज होता है पोजीशन के चेंज होने से। ठीक है, तो ये चीजें फिलहाल याद रखना आप। ऐसा यूनिट होता है इसका मीटर, और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, नाउ ये हो गया डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक और चीज है, सर्कुलर ट्रैक के बारे में थोड़ा सा अपन यहाँ डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये पाइथागोरस थ्योरम तो समझ में आ गया होगा। तो यहीं पर ना हम सर्कुलर ट्रैक के बारे में भी थोड़ा सा समझते हैं। जैसे हमने डिस्टेंस में समझा था वैसे ही डिस्प्लेसमेंट में भी सर्कुलर ट्रैक का काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो हम उसको देखेंगे। चलो, अगर मैं एक सर्कुलर ट्रैक ले लूं बेटा, अगर ये एक मैंने सर्कुलर ट्रैक ले लिया और एक एथलीट को भी लेना पड़ेगा भाई। यहाँ पर एक एथलीट को ले लेते हैं हम, ये हो गया यहाँ पर एक एथलीट। ठीक है, अब ये सर्कुलर ट्रैक में ये दौड़ेगा, थोड़ा सा दुबला पतला है, एथलीट है। एथलीट लोग थोड़े दुबले ही होते हैं, मेहनत करते हैं बेचारे, है ना। तो देखो, अगर ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है बेटा, अब मैं अगर आपसे ये बोलूं, अच्छा, इसको भी समझाने से पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको और समझाना चाह रहा हूं। एक छोटी सी चीज बच गई है बेटा, ठीक है, उसको भी समझ लो। ठीक है, उसके बाद सर्कुलर ट्रैक समझेंगे। देखो यहाँ पर ना, सपोज करो ये लाइन है, इसको मैं रब कर दूंगा बस थोड़ा सा समझाने के लिए आपको। देखो, सपोज ये पॉइंट ए है बेटा, ये पॉइंट बी है। ठीक है, ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है। ये आपका हाउस है और ये आपका स्कूल है। ठीक, अब आप थोड़ा सा इमेजिन करना कि आप पहले अपने घर से स्कूल गए बेटा, और स्कूल से वापस घर आए। आप पहले अपने घर से स्कूल गए, अपने हाउस से पहले स्कूल गए, और स्कूल से वापस अपने हाउस में आ गए। तो ध्यान से देख के बताओ आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या होगा। देखो, आप अपने हाउस से स्कूल जा रहे हो तो ये आपका इनिशियल पॉइंट है, क्योंकि स्टार्ट आपने यहां से किया, ये आपका इनिशियल पॉइंट हो गया, इनिशियल पॉइंट। अब देखो, घर से स्कूल गए, स्कूल से वापस घर आ गए, आप वापस से अपने घर आ गए। अब वापस से अपने घर आ रहे हो तो आपका फाइनल पॉइंट भी यही रहा, फाइनल पॉइंट भी यही रहा, यानी जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर आ गए। घर से स्टार्ट किया था, स्कूल जाके वापस घर आ गए। अब अगर कोई आपसे ये पूछे कि बताओ आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, घर से स्कूल गए, स्कूल से वापस घर आ गए, इनिशियल पॉइंट भी वही है, फाइनल पॉइंट भी वही है, यानी जहां से स्टार्ट किया था वहीं आके वापस पहुंच गए। अब अगर आपसे कोई डिस्प्लेसमेंट पूछे तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बिटवीन इट्स इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो ध्यान से देख लो बेटा, अब आपका इनिशियल पॉइंट भी यही है और आपका फाइनल पॉइंट भी यही है। इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी यही है।
इसका मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में कुछ डिस्टेंस है ही नहीं। इनिशियल पॉइंट भी वही है, फाइनल पॉइंट भी वही है, और जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट वही रहते हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है बेटा, 0। आया समझ में, नो डाउट आपने चला होगा, नो डाउट इसका डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करोगे तो डिस्टेंस जरूर आएगा, ए से बी और बी से ए प्लस करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन अगर हमसे कोई डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछे तो यहां इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट और इसका फाइनल पॉइंट जो है वो सेम है। क्लियर है, तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा बातें। इसको मैंने क्यों समझाया, क्योंकि यही चीज सर्कुलर ट्रैक के लिए भी एप्लीकेबल है। अब वो इंसान जो खड़ा है सामने, अगर वो सर्कुलर ट्रैक में ट्रेवल कर रहा है, ये एथलीट, सोचो अगर ये यहां से स्टार्ट किया है ट्रेवल करना और एक चक्कर पूरा कंप्लीट कवर कर लिया, एक रिवॉल्यूशन ये पूरा उसने दौड़ लिया, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से एक चक्कर सर्कल का पूरा मार लिया, तो अब अगर मैं आपसे इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट बोलूंगा, पूछूंगा, तो आप यही बताओगे कि भाई यहीं से दौड़ना स्टार्ट किया तो ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया, और कंप्लीट एक राउंड लगा लिया है तो वापस से यही आ गया, यानी इसका यही फाइनल पॉइंट हो गया। तो इस केस में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा, इस केस में अगर कोई आपसे इसका डिस्प्लेसमेंट पूछे तो तुरंत आपके मुंह से जवाब निकलना चाहिए कि भाई इनिशियल पॉइंट भी वही है, फाइनल पॉइंट भी वही है, यानी वो वहीं से चालू किया था, वहीं आके खड़ा हो गया है, इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। ठीक, एक और कंडीशन लेते हैं अपन, मान के चलो आपका ये जो एथलीट है ये आधा सर्कल स्टार्ट किया होगा, आधा सर्कल कवर किया होगा, तो अगर ये हाफ सर्कल कवर करता है तो अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि बताओ भाई इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अगर ये हाफ सर्कल ट्रेवल करे, तो ये थोड़ी सी अच्छी बात है, कंसेप्चुअल चीज है, और इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल आपके मिड टर्म या आपके फाइनल एग्जाम में टीचर्स अक्सर डालते हैं, और बहुत सारे बच्चे उसको गलत करके भी आते हैं, क्योंकि अगर बेसिक कंसेप्ट नहीं मालूम होगा तो आप पक्का गलत करके आओगे। अब कई बच्चों से ये बोला जाता है कि भाई ये एथलीट है, ये ए से बी, ये पॉइंट को बी ले लेते हैं, ए से बी हाफ सर्कल चला है, बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो वो बेचारे पाई आर लिख के आ जाते हैं, वो बेचारे पाई आर लिख के आ जाते हैं। अब ये पाई आर क्या था, ये पाई आर ना बेटा हमने डिस्टेंस के केस में पढ़ा था कि अगर पूरा सर्कल ट्रेवल करेगा तो 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और हाफ सर्कल ट्रेवल करेगा तो पाई आर ट्रेवल करेगा। अरे भाई अब यहाँ डिस्टेंस थोड़ी ना है, यहाँ पर अब तो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है ना आपसे, तो अगर डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है तो क्या पाई आर आएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब देखो अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि उसका इनिशियल पॉइंट क्या है और उसका फाइनल पॉइंट क्या है। तो देखो ये हो गया इसका इनिशियल पॉइंट बेटा, और ये हो गया फाइनल पॉइंट। और हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या पढ़ा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से। तो तुम बताओ मुझे, अगर मैं ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट को लेकर सबसे छोटा रास्ता बनाऊं, अगर मैं इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को लेकर सबसे छोटा रास्ता बनाऊं तो सबसे छोटा रास्ता कौन सा बनेगा, यही तो बनेगा ना, बताओ, यही बनेगा ना, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, बताया था ना मैंने आपको, कभी भी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में छोटा रास्ता बनाना है, सीधी लाइन खींच दो, सर्कुलर ट्रैक में भी सीधी लाइन खींच दो, तो देखो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में सीधी लाइन खींच दो, यही इसका शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है। और ये सीधी लाइन क्या है बेटा, ये सीधी लाइन है आपका डायामीटर ऑफ अ सर्कल, ये सीधी लाइन आपकी क्या है, इट इज अ डायामीटर ऑफ अ सर्कल, इट इज अ डायामीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, तो ये याद रखना, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, होपफुली अब आपको यहां तक थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा कि डिस्टेंस किसको बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको कुछ कंसेप्ट यहाँ आपके क्लियर किया हूं, ठीक है। रही बात इसकी डेफिनेशन की, तो मैं आपको अब इसके डेफिनेशन दिखा दे रहा हूं, उसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ये सब भी अगर आपने नोट डाउन किया होगा तो वेल एंड गुड है,
अदरवाइज बुकिश लैंग्वेज पे इसकी जो डेफिनेशन होती है मैं आपको वो अभी दिखाता हूँ। तो देखो डिस्टेंस की अगर आपको डेफिनेशन देखना है तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, आप यहाँ से देख सकते हो कि व्हाट इज डिस्टेंस। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पार्ट covered by a moving body irrespective of the direction in which the body travel। तो ये आप ऐसा डेफिनेशन अपने कॉपी में लिख सकते हो और ये डायग्राम लिख के समझा भी सकते हो, वैसे ये मैंने सब समझा दिया है आपको, ठीक है। तो ये डिस्टेंस की डेफिनेशन हो गई, ठीक। और यहाँ पर कुछ एग्जांपल भी दिया है। व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर द डिस्टेंस ट्रेवल रिफर्स टू द एक्चुअल लेंथ of the indirect path where the displacement refers to the straight line path between the initial point and final point। तो ये जो बोल्ड पॉइंट्स हैं ये आप बिल्कुल रीड कर लो एक बार, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा क्योंकि हर चीज मैंने आपको समझा चुकी है, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि जो डिस्टेंस है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पढ़ लेना आप लोग। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, अच्छा ये सब लिख लेना आप लोग कॉपी में। जो बोल्ड पॉइंट्स है ना बेटा, ये बोल्ड पॉइंट्स आप लोग कॉपी में लिख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है ये, इससे क्वेश्चंस बन के आते हैं और ये आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ये मैंने अभी बताया। जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगी वो स्केलर रहेगी और जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करेगी वो वेक्टर क्वांटिटी रहेगी, ठीक है। उसके बाद ये कुछ सर्कुलर ट्रैक से ये कंपेयर करके दोनों क्वेश्चन को समझाया है, तो आप इसको बिल्कुल रीड करो वीडियो को पॉज करके। तो ये सेम वही चीज है जो मैंने अभी आपको सर्कुलर ट्रैक के बारे में बताया है कि इसके बीच इसका डिस्टेंस 2πr होता है और अगर हाफ करेगा तो πr होगा और अगर वहीं का वही एक कंप्लीट राउंड ले लेगा तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। और ये डिस्टेंस के बारे में भी इसमें समझाया है, तो आप बिल्कुल इसको एक बार रीड कर लो, जैसा मैंने अभी आपको समझाया सेम वैसी का वैसे ही लिखा होगा, ठीक है। और ये जो अभी जस्ट लास्ट में मैंने आपको टॉपिक बताया कि अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक जगह आ जाए तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। लेकिन एक चीज याद रखना, डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता बेटा, डिस्टेंस कैन नेवर बी 0। अगर कोई आदमी चलना चालू किया है या कोई ऑब्जेक्ट चलना चालू किया है तो उसका डिस्टेंस कभी 0 हो ही नहीं सकता, ठीक है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट 0 कब हो जाता है कि जब उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम आ गए तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा। वो भी चीज यहाँ लिखी हुई है तो इसको भी आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लेना, सब चीजें मैंने समझा दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो अगले लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा आपको यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करने की, ठीक है। फिलहाल आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, ठीक है। हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती है, अगर आपको उसमें ज्वाइन करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।